नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरूक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। और जितने भी हमारे नए साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ जागरूक एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो दोस्तों, कोट ऑफ द डे है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, बस हमको अपने जो लक्ष्य है उसी पर ध्यान केंद्रित करना है और इसी के साथ सक्सेस को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए मुस्तफ़ा अल कदीमी, बी हसन रूहानी, सी खलीफा बिन जायद अल नाहयान और डी मैदत अल महमूद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। बात करें दोस्तों हसन रूहानी की, तो दोस्तों ये प्रेसिडेंट हैं ईरान के। दोस्तों इसी के साथ बात करें खलीफा बिन जायद अल नाहयान की, तो ये दोस्तों ये प्रेसिडेंट हैं यूएई के। और दोस्तों बात करें मैदत अल महमूद की, तो दोस्तों ये चीफ जस्टिस हैं किसके? इराक के। तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों मुस्तफ़ा अल कदीमी चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर इराक के। इससे पहले ये इंटेलिजेंस चीफ और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। इसी के साथ बात करें दोस्तों, जो कदीमी हैं इन दोनों को ही यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और ईरान ने भी सपोर्ट किया है, यानी कि कोई आपत्ति नहीं जताई है इनको प्रधानमंत्री चुने जाने पर। इसी के साथ दोस्तों बात करें इराक के प्रेसिडेंट की, वो हैं बरहम सली। कैपिटल की बात करें दोस्तों वो है बगदाद, और करेंसी की बात करें तो वो है दोस्तों इराकी दिनार। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हवाई जहाज द्वारा डैश नामक सबसे बड़ा निकासी अभ्यास आयोजित किया है। तो दोस्तों ऑप्शन से हमारे पास ए गरुड़ मिशन, बी वंदे भारत मिशन, सी रिटर्न होम मिशन और डी स्वदेश मिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, जिसके द्वारा दोस्तों विदेशों में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको हवाई जहाज के रास्ते भारत में वापस लाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लार्जेस्ट निकासी अभियान है। इसके द्वारा जितने भी भारतीय हमारे फंसे हुए हैं विदेशों में उनको लाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों 64 फ्लाइट्स उपयोग में लाई जाएंगी, जो कि 7 से 13 मई के बीच अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगी। इसके द्वारा दोस्तों 14,800 भारतीयों को विदेशों से लाया जाएगा, जिनमें से 10 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी यूएई के लिए, 2 कतर के लिए और 5 सऊदी अरब से। इसी के साथ दोस्तों 5 सिंगापुर से और 7 यूनाइटेड किंगडम और 7 यूनाइटेड स्टेट्स से और 5 फिलीपींस, 7 बांग्लादेश से, 2 बहरीन से और 7 मलेशिया से, और इसी के साथ 5 कुवैत से और 2 ओमान से। यानी कि इन सभी देशों में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पर लाया जाएगा हवाई जहाज़ के रास्ते। और दोस्तों जितने भी ये फ़्लाइट्स आएंगी और लैंड करेंगी वो केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी के साथ दोस्तों इंडियन नेवी ने भी एक ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, जिसके द्वारा जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो फंसे हुए नागरिक थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, और जिसके तहत मालदीव और यूएई से जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको लाया जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, तो आपको बताना है, कमेंट करके बता दीजिए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन कौन से 3 शिप्स थे जिनको उपयोग में लाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विशाखापट्टनम गैस लीक हादसा 2020 में किस गैस का रिसाव हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी क्लोरीन गैस, सी अमोनिया गैस और डी स्टीरीन गैस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टीरीन गैस, जिसको दोस्तों विशाखापट्टनम जो गैस लीक हादसा हुआ है उसमें इसका रिसाव हुआ है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये जो हादसा हुआ है ये एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री का केमिकल प्लांट है जिसमें ये हादसा हुआ है। स्टीरीन गैस लीकेज यानी कि स्टीरीन गैस का लीकेज हुआ है। दोस्तों ये इसकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली है और ज्वलनशील गैस है, जिसके द्वारा दोस्तों स्किन, आई और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों इसने करीब
5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव आते हैं उन सभी में इसका ज़्यादा प्रभाव है और अभी तक 10 लोगों की दोस्तों इसमें मृत्यु हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग सिक हैं यानी कि बीमार हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें इससे पहले जो इतने भी गैस हादसे हुए हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा त्रासदी हुई थी 1984 में, जो कि भोपाल का जो गैस लीक इंसिडेंट था दोस्तों, इसमें करीब 3787 लोग मारे गए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें 2011 में तो दोस्तों ये पिंपरी चिंदवाड़ यानी कि पुणे में गैस लीक हादसा हुआ था और इसमें भी करीब 20% यानी 20 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। 2014 में भी दोस्तों बात करें तो ये भिलाई के स्टील प्लांट में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। और 2018 की बात करें तो दोस्तों ये रत्नागिरी मुंबई यहाँ पर अमोनिया गैस का लीकेज हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों बात करें 2019 की तो दोस्तों ये केमिकल लीक हुआ था नीरा निम्बुत नियर पुणे, जो केमिकल प्लांट था दोस्तों उसमें इसका लीक हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा त्रासदी है जो गैस से संबंधित है और इसमें अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई है उनके चांसेस हैं कि ज़्यादा से मतलब जो संख्या है अभी इनकी 10 वो ज़्यादा हो भी सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के मौसम विभाग में डैश को शामिल करना शुरू कर दिया है। ऑप्शन से हमारे पास ए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, बी गिलगिट बाल्टिस्तान, सी मुजफ्फराबाद और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो भारत का जो मौसम विभाग है उसने जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग के अंतर्गत जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो जम्मू कश्मीर के रीजन में भी इन सभी के लिए जो वेदर फोरकास्ट है उसको रिलीज करेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसको बहुत ही बारीकी से। दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो उसने जम्मू कश्मीर के रीजन में लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल कर लिया, यानी कि अब इनके लिए भी अपने साइट पर जो वेदर फोरकास्ट है उसको अपलोड कर दिया है। और दोस्तों ये जो पहली बार किया गया है दोस्तों फोरकास्ट वो गिलगिट के लिए 6 मई को अपलोड किया गया है। दोस्तों बात करें तो जो लद्दाख है वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी है और इसके लिए आईएमडी यानी कि वेदर फोरकास्ट करता है, लेकिन अब इसने इसके तहत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका जो रीजन है दोस्तों ये गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इनको भी शामिल कर लिया है। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कुछ इंसिडेंट है हम शेयर करते हैं आपके साथ। दोस्तों जो पाकिस्तान की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने जो गवर्नमेंट है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में उससे कहा कि आप वहाँ पे चुनाव करा लो, और इसी के रेस्पॉन्स में भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आपका वहाँ पर कोई हक नहीं है और इस्लामाबाद से पूछा कि आप पाकिस्तान को यानी कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कर दें और ये भारत का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है आईएमडी द्वारा कि उन्होंने गिलगिट एंड बाल्टिस्तान के लिए भी दोस्तों वेदर फोरकास्ट कर दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारा अभिन्न अंग है और इस पर कोई भी किसी का लीगल और अपरिवर्तनीय एक्सेशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई 1875 में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने के निर्णय की घोषणा की है? ऑप्शन है दोस्तों ए कतर, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी ओमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। ईरान की जो संसद है दोस्तों उसने अपनी एक घोषणा की है कि वो अपनी मुद्रा को बदलने जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करें कतर की मुद्रा की तो दोस्तों वो है कतरी रियाल, और दोस्तों सऊदी अरब की बात करें तो वो है सऊदी रियाल, और दोस्तों ओमान की बात करें तो दोस्तों वो है ओमानी रियाल। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, अगर हम कतर की बात करें तो उसकी है RIYAL, सऊदी अरब की बात करें तो दोस्तों उसकी भी है RIYAL, और ओमान की बात करें तो दोस्तों वो है RIAL। और इसी के साथ दोस्तों जो ईरान बदलने जा रहा है ईरानी रियाल थी दोस्तों उसकी भी स्पेलिंग RIAL है, सिर्फ देश के नाम को उनमें आगे जोड़ दिया गया है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों जो ईरान की जो संसद है उसने अनाउंस किया है कि वो अपने रियाल को जो करेंसी जो नई लेकर आएंगे तोमान से बदल देंगे। जो नई करेंसी होगी दोस्तों वो तोमान होगी, और उसकी वैल्यू की बात करें तो दोस्तों एक जो तोमान होगी वो 10,000 रियाल के बराबर होगी,
और दोस्तों ये जो स्टेप जो इनके द्वारा लिया गया है, जितने भी देश में हाई मतलब जो महंगाई दर है, हाई इन्फ्लेशन, उसको दोस्तों मैनेज करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट द्वारा ये कदम उठाया गया है। दोस्तों अगर ये इनका जो ये डिसीजन है, अगर ये पास हो जाता है ईरान की संसद में, तो दोस्तों 2 साल के भीतर ये इसको इम्प्लीमेंट में ले आएंगे और करीब करीब 2 से 5 साल लगेंगे मार्केट में इस मुद्रा को आने में पूरी तरह से। तो दोस्तों बात करें ईरान की कैपिटल है दोस्तों तेहरान, और प्रेसिडेंट की बात करें तो दोस्तों वो हैं हसन रूहानी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास 1 मई, बी 4 मई, सी 7 मई और डी 3 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मई, यानी 7 मई को इस बारी विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। बात करें दोस्तों 1 मई की यानी 1 मई की, तो इस दिन मनाया गया इंटरनेशनल लेबर डे। और दोस्तों बात करें 4 मई की, तो दोस्तों इस दिन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया गया। बात करें दोस्तों 3 मई की, तो इस दिन प्रेस फ्रीडम डे, या आप कह सकते हैं इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों इस बारी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को सेलिब्रेट किया गया। जनरली दोस्तों ये इसको जो डिसाइड करता है वो है IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जो डिसाइड करता है कि किस दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जनरली तो दोस्तों ये मई के महीने में ही किया जाता है, और इस बार इन्होंने तारीख जो चूज की है दोस्तों वो है 7 मई। दोस्तों अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये जो एथलेटिक्स में यंगस्टर्स की भागीदारी को बूस्ट करता है, यानी कि उनको बढ़ावा देता है। दोस्तों पहली बार बात करें कि कब पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था, तो दोस्तों 1996 में किया गया था, और उस समय इसके प्रेसिडेंट थे IIAF के प्रीमो नेवियो। तो दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करें तो इसको पहले इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। कब से कब तक दोस्तों? 1912 से 2001 तक। और दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स होती हैं एथलेटिक्स में, जैसे कवरिंग ट्रैक, फील्ड, रोड रनिंग, रेस वॉकिंग, माउंटेन रनिंग, अल्ट्रा रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग, दोस्तों इसके तहत ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बात करें दोस्तों IIAF की, तो इसका मुख्यालय मोनाको में, और इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन कोए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम, स्वीडन में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, डैश ने ऊर्जा प्रदूषण अनुप्रयोग और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑप्टिकल सेंसर के साथ साथ नैनो मटेरियल्स विकसित किए हैं। ऑप्शन है हमारे पास A CSIR, B इंस्पायर, C ICMR और D IST। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B इंस्पायर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा दोस्तों ये नैनो मटेरियल्स विकसित किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। दोस्तों जो टीम है इंस्पायर की, कार्य करती है किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। दोस्तों उसी के द्वारा ये नैनो मटेरियल्स बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स डेवलप किए गए हैं दोस्तों, और इनमें जो क्षमता है वो हाई एनर्जी डेंसिटी स्टोर करने और पावर डेंसिटी ऑफ सुपर कैपेसिटर्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। किसको दोस्तों? एनर्जी को। दोस्तों इसी के साथ बात करें, ये जो नोवल नैनो स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन हैं दोस्तों, इनके द्वारा ऐसा मटेरियल तैयार किया जाएगा या उसके लिए एक रास्ता तैयार करेगा दोस्तों जो एडवांस फोटो डिटेक्टर्स के रूप में भी कार्य कर सके, और दोस्तों ऑप्टिकल सेंसर के रूप में भी कार्य किया जा सके वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। दोस्तों बात करें इंस्पायर की, इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, यानी कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो नए नए इनोवेशन इस प्रोग्राम के तहत करें। दोस्तों अगर इसके मुख्य तथ्यों की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसकी स्थापना हुई थी मई 1971 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता डैश द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है हमारे पास A मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, B मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, C मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोस्तों जिनके द्वारा देखो अपना देश पहल शुरू की गई थी जनवरी 2020 में। और दोस्तों बात करें वेब सीरीज की यानी वेबिनार की, तो दोस्तों ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू की गई थी
अप्रैल में। दोस्तों अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और बात करें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो दोस्तों इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों इसके मंत्री हैं एस जयशंकर। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा देखो अपना देश का जो लोगो डिज़ाइन कंटेस्ट है उसको दोस्तों शुरू किया गया है। और दोस्तों बात करें इसी के साथ देखो अपना देश जो इनिशिएटिव थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। जो मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के लिए दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल। और दोस्तों ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया था कोणार्क उड़ीसा में शुरू किया गया था 24 जनवरी 2020 में। दोस्तों इसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर से भी ये पूछा गया है कि क्या जो प्रत्येक नागरिक है भारत का दोस्तों उसको कम से भी कम 15 जो डेस्टिनेशंस हैं वो विजिट करनी चाहिए 2022 तक। और दोस्तों किस लिए पहले ये शुरू की जा रही है, ताकि डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके। दोस्तों अगर कोई भी विनर बनता है इस देखो अपना देश लोगो कंटेस्ट में, तो दोस्तों उसके लिए 5 नाइट्स और 6 डेज़ का दोस्तों हॉलीडे पैकेज दिया जाएगा कोई भी 2 पर्सन के लिए। और दोस्तों ये डेस्टिनेशन भारत में कहीं भी हो सकती है और उसके लिए सारी सुविधाएं उसके रेजिडेंस से प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से हमारे पास ए विरूपाक्ष मिश्रा, बी दीपांकर दत्ता और सी डीपीएस नेगी और डी संजय कोठारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा की, तो दोस्तों इनको ईडी चुना गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करें दीपांकर दत्ता की, तो दोस्तों ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। दोस्तों इसी के साथ बात करें संजय कोठारी की, तो दोस्तों इनको चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है विजिलेंस कमीशन का। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें डीपीएस नेगी की, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल बने हैं लेबर ब्यूरो के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके पास एक और चार्ज रहेगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र का। तो दोस्तों इससे पहले ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के तहत चुने गए थे 1985 बैच के दोस्तों ये अधिकारी हैं। और इससे पहले दोस्तों ये एडवाइज़र रहे हैं फाइनेंस के लिए जो एमएसएमई सेक्टर्स है। दोस्तों बात करें दोस्तों लेबर ब्यूरो की, तो ये जितना भी डेटा है वर्कर से रिलेटेड उसको कलेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट और जो दोस्तों खुदरा महंगाई होती है। बात करें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हेडक्वार्टर्स की, तो दोस्तों वो नई दिल्ली में है। और बात करें दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं दोस्तों वो हैं संतोष गंगवार। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लॉस्ट एट होम की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले आधे से अधिक बच्चों वाले 3 प्रमुख देश डैश हैं। तो दोस्तों हमको बताना है ऐसे कौन से 3 प्रमुख देश हैं जिसमें आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपने ही देश में संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हो जाते हैं। ऑप्शन से दोस्तों हमारे पास ए सीरिया क्यूबा ईरान, बी सीरिया ईरान सोमालिया, सी सीरिया इराक ओमान और डी सीरिया कांगो यमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीरिया कांगो और यमन। दोस्तों ऐसे 3 प्रमुख देश हैं जहां पर संघर्ष और हिंसा के कारण आधे से अधिक बच्चे और लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई 5 मई को, जिसका टाइटल था लॉस्ट एट होम। दोस्तों इसके द्वारा जितने भी आंकड़े आए हैं, तो दोस्तों जोखिम और चुनौतियाँ जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन, दोस्तों उन्होंने एक रिपोर्ट हाईलाइट की है कि उनके लिए जितने भी जो बच्चे हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं उनके आगे दोस्तों क्या क्या जोखिम और चुनौतियाँ होती हैं। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने सपोर्ट किया है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों बात करें इस लिस्ट में जो 3 देश हैं मुख्यतः जिनमें हिंसा और संघर्ष के कारण आधे से अधिक बच्चे और लोग विस्थापित हो जाते हैं, तो दोस्तों वो हैं सीरिया कांगो और यमन। दोस्तों बात करें इस रिपोर्ट की,
तो दोस्तों 19 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं दोस्तों, अपने ही देश में हिंसा के कारण, संघर्ष और हिंसा के कारण 2019 में 19 मिलियन बच्चे दोस्तों डिस्प्लेस हो गए। इसी के साथ दोस्तों बात करें टोटल यानी बच्चे और बच्चों से बड़े यानी लोगों की, तो 46 मिलियन थे दोस्तों जो इस हिंसा के कारण 2019 में डिस्प्लेस हो गए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2019 में 12 मिलियन नए डिस्प्लेसमेंट्स आए हैं दोस्तों, किसके, बच्चों के, और जिनमें से जो 3.8 मिलियन हैं दोस्तों किसके द्वारा प्रभावित हुए हैं, हिंसा के कारण। और इसी के साथ दोस्तों 8.2 मिलियन जो बच्चे हैं या लोग हैं दोस्तों वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं किसके, डिजास्टर्स के कारण, जो भी आपदा आती है दोस्तों, जिसमें मुख्यतः बाढ़ और तूफान है दोस्तों, वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं जैसे फ्लड और स्टॉर्म्स। तो दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की। स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें दोस्तों वो हैं हेनरिटा एच फोरे, और प्रेसिडेंट हैं रबाब फातिमा, जो कि दोस्तों बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।